हाल में सामने आई डेटा से पता चलता है कि कोविड वैक्सीन का प्रभाव कम हो रहा है। अमेरिका और इजराइल में वैक्सीन के प्रभाव में खास तौर पर कमी देखी गई है, लेकिन कोविड के गंभीर मामलों में वैक्सीन अस्पताल में भर्ती होने से बचाने में काफी प्रभावी है। इजराइल में हुए अध्ययन में पता चला है कि 2021 की शुरुआत में वैक्सीन लगवाने वालों के संक्रमण का शिकार होने का खतरा बढ़ गया है, जबकि बाद में वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों में ये खतरा कम है। सवाल ये है कि क्या इन स्थितियों से चिंतित होने की जरूरत है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने से रोकने में वैक्सीन अब भी काफी प्रभावी है। आमतौर पर एक सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम को संक्रमण, ट्रांसमिशन और अस्पताल में भर्ती से बचाने में कारगर होना चाहिए। शुरुआत में वैक्सीन संक्रमण और हॉस्पिटलाइजेशन के खिलाफ बेहद प्रभावी रही है। अगर इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीन का प्रभाव कम भी होता है, तब भी हॉस्पिटलाइजेशन के खिलाफ वैक्सीन काफी प्रभावी है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति में ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आंकड़ों से पता चलता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के खिलाफ वैक्सीन काफी प्रभावी है। ब्रिटेन में हाल में देखे गए ट्रेंड भी इस ओर इशारा करते हैं। ब्रिटेन में संक्रमण के मामले जनवरी 2021 के शीर्ष स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन मृत्यु के मामले पहले की तरह ही 10% के आसपास रहे। वैक्सीन के प्रभावों में अंतर क्यों है? ये कहा जाना कि इम्यून सिस्टम असाधारण तौर पर जटिल है, ये एक बहुत ही छोटी व्याख्या होगी उस इम्यून सिस्टम की जो हमें बीमार करने वाले कई तत्वों से बचाता है। वायरस जब हमारे शरीर को संक्रमित करता है तो ये मुख्य तौर पर दो जगहों पर पाया जाता है। एक सर्कुलेशन सिस्टम में, जिसके जरिए ये पूरे शरीर में ट्रैवल करता है, और दूसरी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में, जिनको संक्रमित करके वायरस अपनी संख्या बढ़ाता है। इन दो जगहों पर वायरस का मुकाबला करने के लिए इम्यून सिस्टम दो तरीके अपनाता है। एक एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी सर्कुलेट कर रहे वायरस के प्रोटीन की तरह पर लॉक इन हो जाता है और वायरस को अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोकता है। आगे एंटीबॉडी वायरस के खात्मे का कारण बनता है। एंटीबॉडी को फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कहा जाता है। हालांकि वायरस अगर कोशिकाओं को एक बार संक्रमित करने में कामयाब हो जाता है, ऐसे में इम्यून सिस्टम की सेकेंड लाइन डिफेंस एक्टिव हो जाती है। इंडियन एक्सप्रेस में डॉक्टर तुषार गोरे ने लिखा है कि सेकेंड लाइन डिफेंस सिस्टम को किलर टी सेल भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में मौजूद उन कोशिकाओं को टारगेट करती है जिन्हें वायरस संक्रमित कर चुका होता है। टी सेल ऐसी कोशिकाओं को मार देती है, इस तरफ वायरस भी मर जाता है। सरल भाषा में ऐसे समझिए कि वायरस संक्रमण तब गंभीर होता है जब वायरस महामारी कोशिकाओं को पूरी तरह संक्रमित कर देता है और उन पर अपनी पकड़ बना लेता है। ऐसे में मजबूत टी सेल इम्यून सिस्टम हमारी सुरक्षा करता है, बावजूद कि शरीर का एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कमजोर होता है। टीकाकरण से इम्यून रिस्पॉन्स की दोनों डिफेंस लाइन को मजबूती मिलती है। हालांकि इनके मजबूती हासिल करने के समय में अंतर हो सकता है। समय के साथ एंटीबॉडी का स्तर गिरता है, लेकिन इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी भी होती है और जरूरत पड़ने पर ये ऑन डिमांड एंटीबॉडी जनरेट कर सकता है। लेकिन मेमोरी के जरिए एंटीबॉडी के जनरेट होने में समय लग सकता है। एक कमजोर और देरी से पैदा हुए एंटीबॉडी रिस्पॉन्स के चलते व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, लेकिन अगर टी सेल रिस्पॉन्स मजबूत होता है तो व्यक्ति का संक्रमण गंभीर स्थिति में नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त वैक्सीन का प्रभाव इसलिए भी कम हो सकता है क्योंकि इसे एक स्ट्रेन को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसे अन्य वेरिएंट का भी मुकाबला करना होता है। यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स के दोनों तरीकों में भी अंतर हो सकता है। अब वैक्सीन के असर में आ रही गिरावट को ऐसे समझा जा सकता है कि समय के साथ एंटीबॉडी के प्रभाव में आ रही है, लेकिन इम्यून सिस्टम का टी सेल रिस्पॉन्स मजबूत होता है और ये हॉस्पिटलाइजेशन से बचाता है। क्या वैक्सीन की तीसरी डोज से मिलेगी मदद? 2 डोज वाली वैक्सीन की खुराक हॉस्पिटलाइजेशन से बचाने में कारगर है, लेकिन तीसरी डोज मुख्य तौर पर इन्फेक्शन के खिलाफ शरीर में प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत कर सकती है। हाल में उपलब्ध डेटा के मुताबिक तीसरी डोज के बाद व्यक्ति के एंटीबॉडी लेवल में इजाफा देखा गया है। कुछ देशों ने अपने यहाँ हाई रिस्क पॉपुलेशन को तीसरी डोज देने का फैसला किया है। कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।